नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो कि साइंस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। देखिए इस सेट में आप सभी को डेली जो है कि 30 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर दिया जाएगा। जो आपका सिलेबस है उसी आधार पर सारा चीज प्रोवाइड कर देंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है। और आज के सेशन में जितने भी प्रश्न लिया गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं आज के इस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा। और देखिए शाम में 7 बजे आप सभी का लाइव क्लासेस भी होता है, तो इस क्लास को आपसे जरूर अटेंड किया कीजिए। देखिए पीडीएफ जो पूछ रहे थे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके दोनों आपसे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर लीजिएगा और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार डीएलएड से संबंधित क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सेल यानी कि कोशिका नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। अगर सेल की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेल का नाम जो है कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था, याद रखिएगा। देखिए रॉबर्ट हुक ने ही मृत कोशिका का खोज किया था, जबकि ल्यूवेन हॉक की बात किया जाए तो इसने जीवित कोशिका का खोज किया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और उसके बाद जो है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन और सवान के द्वारा किया गया था। ये एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, पहली बार जो कोशिका खोजा गया था ये आपका 1665 में खोजा गया था, तो ये डेट याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप सभी, ये जंतु कोशिका का क्या है, स्ट्रक्चर है। आप सभी इस मैप को देखिएगा, यहाँ समझा देते हैं क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है, बात को समझिएगा। जैसे कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर में जो है कि मेन जो रहता है वो केंद्रक आपका रहता है, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि एक आपका चिकनी होता है और एक आपका खुरदरी होता है। और जो ये आप सभी चिकनी देख रहे हैं, ये वाला आपका चिकनी है, और ये जो देख रहे हैं आप सभी ये आपका खुरदरी है जिसपे राइबोसोम होता है जो कि छोटा छोटा आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका लाइसोसोम है जिसे हम सभी आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये आपका गोल्जी काय है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं। ये लाइसोसोम, ये तारका है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरा कोशिका झिल्ली है, याद रखिएगा, जो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इसके अलावा एक पादप कोशिका होता है जिसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में रहता है और इसमें जो है कि कोशिका भित्ति नहीं रहता है, बात समझे। यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक पादप कोशिका का दे दिया जाएगा और एक जंतु कोशिका का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो अगर ये याद रहेगा तो आराम से आंसर कर लीजिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद अगले सेशन में हम आपको जंतु कोशिका भी दिखा देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण मापता है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। अगर गलती भी होता है तो दिक्कत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कम से कम इतना तो कोशिश करते हैं कि सीखने का कोशिश करते हैं आप सभी, तो लिखा जरूर कीजिए आप सभी। अगर इतना फॉलो कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। देखिए बैरोमीटर से क्या क्या मापते हैं, बिल्कुल वायुमंडलीय दाब मापते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है। देखिए अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो जो 17वां ग्रुप है आवर्त सारणी का, ये आपका हाइड्रोजन वाला है। तो कोई हमको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक हाइड्रोजन है जो कि सबसे अभिक्रियाशील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोरीन, याद रखिएगा आप सभी। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर वहीं बात किया जाए कि धातु में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है तो याद रखिएगा आप सभी, धातु में आपका पोटासियम हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी, धातु अगर पूछा जाए तो पोटासियम करेक्ट आंसर होगा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात किया गया है तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, आपसे बताना चाहते हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स जो है कि लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी अभी तक में ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ऑफर भी चल रहा है। इसमें जो है कि आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में क्लासेस भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज क्लासेस आपको थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है, प्लस में ऑल सब्जेक्ट का ई बुक है,
PDF है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें कि किस लेवल का आप तैयारी कर पाए हैं। या अगर आपको 100% सफलता चाहिए और इस बार आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो तैयारी करने के लिए छोड़िए मत आप सभी। अगर सपना है कि हाँ एकदम पूरा 1 लाख बचा लेना है, क्योंकि देखिएगा अगर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो लगभग 1 लाख खर्चा हो जाएगा आपका। अगर एग्जाम निकल जाता है, सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो लमसम 20 से 25 हज़ार में 2 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए आप सभी, और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ में ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको दे दिया गया है ताकि आप एक पैटर्न का पता कर पाएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और हूबहू क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है प्रीवियस ईयर का। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए ज्वाइन करने के लिए लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में वीडियो भी बना दिया कैसे ज्वाइन करना है, आसानी हो जाएगा, देख लीजिएगा। प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके आपसे युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए अगर जल में घुलनशील की बात किया जाए तो जो आपका विटामिन बी ग्रुप है, ठीक है, विटामिन बी ग्रुप और उसके बाद जो है कि विटामिन सी, ये दोनों क्या है आपका जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा विटामिन सी, ये आपका जल में है। बाकी बात जितने विटामिन आप सभी देख रहे हैं वो सभी वसा में घुलनशील होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी, याद रखिएगा आप सभी, वसा में घुलनशील होता है विटामिन बी ग्रुप और सी को छोड़कर। यहाँ पर कुछ विटामिन है, आप सभी इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट विटामिन से क्वेश्चन बनता है। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। अगर विटामिन B1 की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का निकोटिनामाइड हो जाएगा, इसको आप सभी निकोटीन के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये आपका गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक है। उसके बाद विटामिन B6 का क्या है, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B7 का बायोटिन हो जाएगा। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड होगा, और विटामिन B12 का ये आपका कोबालामिन होगा, इसको कोबालामिन कीजिएगा आप सभी। उसके बाद लिखिएगा आपसे विटामिन सी के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा आप सभी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और उसके बाद आगे आप सभी नोट कीजिएगा विटामिन ई के बारे में, जिसे टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पूरा विटामिन का ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसमें आपका जल में घुलनशील कौन सा था, ये विटामिन का जो ग्रुप है, आप 1 से लेके जो 12 तक देख रहे थे, विटामिन B12 तक, ये आपका जो है कि जल में घुलनशील है। प्लस में आपका विटामिन सी भी आपका जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। और जो जल में घुलनशील होता है वो आपको पर डे लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के साथ में आपका बाहर हो जाता है, याद रखेंगे आप सभी। और वसा वाला क्या रहता है, स्टोर रहता है आपका। किस धातु में लिमोनाइट खनिज है, यह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe, यानी कि लोहा में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा लोहा का प्रमुख एस का बता सकते हैं हमको, तो याद रखिएगा 2 एस के इसका, हेमेटाइट। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा का इनमें से कौन सा एस के हैं, और 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया गया था, और एक हो जाएगा मैग्नेटाइट, याद रखिएगा आप सभी। तो 2 प्रमुख एस के याद रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए अभी आपको बताएं विटामिन B12 के बारे में, कि जिसे हम सिर्फ कोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो इसी विटामिन में जो है कि आपका कोबाल्ट होता है, यानी कि जो ऑप्शन में डी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, आपसे जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप सभी सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ तक होता है वो सारा चीज़ हम प्रोवाइड करने का आपको कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस जो कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है। तो अभी इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं कि पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बता सकते हैं कोई? चलिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी आपको बताया जब कोशिका का मैप दिखा रहे थे, आपको इमेज दिखा रहे थे, तो
दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किस यंत्र का उपयोग करते हैं दाब को मापने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनोमीटर, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में जिसे हम सभी दाब मापी कहते हैं, पर हिंदी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश वाला ही ऑप्शन दिया जाएगा, याद रखिएगा मैनोमीटर, क्योंकि ये तो तुरंत मार लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीलिया की स्थिति में कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन में 10 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो यकृत प्रभावित हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए आप सभी को अलंकार का भी क्लासेस दिया गया था, जिसमें कि बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू के साथ में थ्योरी भी करवा दिए थे। अगर अलंकार का क्लास नहीं देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण क्या है। देखिए ये रोग जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। किस कारण से होता है, विषाणु के कारण होता है। देखिए विषाणु से होने वाला कुछ रोग का नाम लिख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे कि पोलियो जो होता है ये आपका किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। डेंगू बुखार विषाणु के कारण से होता है। उसी प्रकार से रेबीज हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जुखाम हो गया, खसरा हो गया, चेचक और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी आपका विषाणु के कारण होने वाला है। क्या बताएं, पोलियो, डेंगू बुखार, रेबीज, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, जुखाम, खसरा, चेचक और इन्फ्लुएंजा, ये सभी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगर वहीं जीवाणु के कारण होने वाला रोग की बात किया जाए तो आपको बता देना चाहते हैं, जैसे टाइफाइड जो होता है ये आपका किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है, दूषित पानी के कारण। उसी प्रकार से न्यूमोनिया हो जाता है, तपेदिक जिसे हम सिर्फ टीबी के नाम से जानते हैं, वो भी आपका जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए सबसे अगर तेज की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप सभी, ठोस में, ध्यान दीजिएगा, जिसमें या तो स्टील ऑप्शन में दिया जा सकता है या आपको इस्पात ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। निर्वात में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, यानी कि चाल सबसे कम है। निर्वात में सबसे अधिक चाल किसका होता है, प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है, जबकि ठोस में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। अगला है एसबी, किसका एक प्रतीक है। देखिए जितने भी प्रतीक चिन्ह है यहाँ से प्रश्न बनता है पेपर में, तो याद रखिएगा एंटी मनी का प्रतीक चिन्ह है आपका एसबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा चलिए कोई बताइएगा हमको कि सोना का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस में एक बताइएगा चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है, क्योंकि देखिए लाल रंग की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा कि लाल प्रकाश हवा के अणुओं द्वारा कम से कम परिकिरणित होता है। बात समझिएगा, यहाँ पर लाल रंग का परिकिरणन जो होता है वो कम होता है, याद रखिएगा, और तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लाल रंग का परिकिरणन कम होता है, तरंगदैर्घ्य का अधिक होता है। वहीं बैगनी रंग की बात किया जाए तो उसका परिकिरणन अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो परिकिरणन इसका कम होने के कारण जो है कि इसको हम सभी क्या करते हैं, खतरे में उपयोग करते हैं ताकि चीजें दूर से भी दिखाई दे। अगला है लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो ये डायोप्टर से मापी जाती है। एक बार सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को आपसे लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में हैं। ऑयल ऑफ विट्रिऑल, जिसे हम सभी गंधक का अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। देखिए नायलॉन जो है ये आपका वनस्पति नहीं, ये आपका कृत्रिम रेशा, याद रखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत रेशा है ये। जबकि जूट हो गया, कपास हो गया और फ्लैक्स हो गया, ये सभी आपका क्या है, वनस्पति रेशा है, यानी कि प्राकृतिक रेशा है। जबकि नायलॉन क्या है, ये आपका कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्कॉर्बी रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। देखिए स्कॉर्बी रोग की अगर बात किया जाए तो ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। और जैसे कि बताएं कि विटामिन बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील होता है और ये आपको पर डे लेना पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। या सिंपल भाषा में समझिए कि जितने खट्टे पदार्थ हैं वह आपका
क्या है, विटामिन सी का स्रोत है। जैसे कह सकते हैं कि गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आपसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको VBI करके आपसे नोट कीजिएगा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत रोधी है। यानी कि विद्युत रोधी का मतलब क्या हो गया, यानी कि विद्युत का सबसे कम चालकता, जिसमें विद्युत चलता ही ना हो, कुचालक की यहाँ पर बात किया गया है। देखिए सबसे कम जो है रबड़ हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, इबोनाइट हो जाएगा, कपास हो जाएगा और क्वार्टर जो हो जाएगा। ये सभी जो है कि विद्युत का क्या है, विद्युत रोधी है, याद रखिएगा। यानी कि विद्युत इससे गमन नहीं कर पाएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, याद रखिएगा आप सभी, सबसे अच्छा चालक। हालांकि चांदी महंगा होने के कारण उपयोग नहीं करते हैं, तांबा का उपयोग सबसे अधिक होता है अभी के समय में। तो जितने भी वायरिंग देखते हैं करीब करीब देखिएगा तो तांबा का ही उपयोग किया जाता है, तांबा तार का, जिसे हम सभी कॉपर वायर के नाम से जानते हैं। प्रकाश सबसे तेज गमन करता है। तो अभी आपको बताएं ध्वनि के बारे में कि सबसे अधिक ध्वनि जो गमन करता है ठोस में, और प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें गमन करता है, निर्वात में, याद रखिएगा आप सभी। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। यहाँ सबसे पहले समझिए कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है, बात समझिएगा आप सभी। जीवाश्म ईंधन वो है जो कह सकते हैं कि सड़ गल के पच के जो ईंधन बना हुआ था वही जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसमें जीवाश्म ईंधन है आपका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। आर्सेनिक जो आप सभी AS देख रहे हैं, ये क्या है आपका, उपधातु है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए उपधातु की अगर बात किया जाए तो कुल 7 उपधातु है, ध्यान दीजिएगा। 7 उपधातु कौन कौन सा है एक बार आप सभी को जिक्र कर देते हैं। जैसे कि आपका बोरान हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद जर्मेनियम याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा आर्सेनिक, उसके बाद याद रखना है आप सभी को एंटीमनी, जिसे SB से हम सभी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और उसके बाद हो जाएगा ट्यूलेरियम हो जाएगा, जिसे TE से दर्शाते हैं। और उसके बाद एक हो जाएगा पॉलिनियम। तो ये कुल 7 आपके पास उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बहुत ऊंचे तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचे ताप मापने के लिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए अभी आपको बताएं कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आपका राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा आप सभी। कोशिका ग्रे किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन डैश कहलाता है। देखिए यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया और इसी दिशा में फिर से मुड़ के चल गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। अगर यही प्रकाश यहाँ से आता और कुछ अविलंब की ओर झुक जाता तो ये आपका अपवर्तन का काम करता, याद रखिएगा आप सभी। तो जिस दिशा से आया उसी दिशा में मुड़ गया तो वो क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कंडरा के अस्थि विकास द्वारा बनाने वाली अस्थियों को क्या कहा जाता है, कंडरा अस्थि ही कहा जाता है। बिल्कुल आराम से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर कुकर में हैंडल के लिए बेंकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। जो आपसे हैंडल में देखिएगा तो उसमें काला कलर का एक लगा रहता है आपका ऊपर से कवर। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो यह उष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट कुकर का अगर अंदर का ही पकड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हाथ चल जाएगा। अगला है, प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या डैश को कहा जाता है। 26 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति कहा जाता है। तो प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान क्या है। अनुवांशिकी कहा जाता है इसे। CNG का पूर्ण रूप क्या होता है। जो CNG आप सभी गैस देखते हैं, हालांकि CNG टेम्पो भी आप बहुत सारा देखते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा रूप बताना है आपको, फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि प्रतिबल इकाई है।
तो ये पास्कल का हो जाएगा, याद रखिएगा। आपसे जो प्रतिबल जो आपसे देख रहे हैं ये किसका इकाई है, पास्कल का है। अगला क्वेश्चन है संदूषित भोजन खाने से क्या होगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि दूषित भोजन खाने से क्या होने वाला है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है, याद रखिएगा आपसे भी दूषित भोजन खाने से। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में कुल 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए इस सेट में। आपसे कितने स्कोर किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए जितने प्रश्न अभी दिया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए प्रश्न को याद भी करते चलिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो क्वेश्चन के साथ में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां पर दे देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।